तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं हमारे चैप्टर सॉल्यूशन का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वेंट ऑफ फैक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम वेंट ऑफ फैक्टर के बारे में जानेंगे, उसके बाद उसकी इंपॉर्टेंस भी देखेंगे क्योंकि पूछा गया, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। चलो मेरी बात सुनो, वेंट ऑफ फैक्टर होता क्या है सबसे पहले तो ये समझते हैं। तो वेंट ऑफ फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है ना, वो बोलता है कि ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन में जो है वो थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि हम बोल सकते हैं कि रेशियो होती है किसकी, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू की, और हम बोल सकते हैं अपॉन में क्या होगा हमारे पास, थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ा हुआ है कि क्या होता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने पता था कि जो प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं किसके, नंबर ऑफ मोल्स के, उन्हें हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। बिल्कुल ठीक है। तो अभी तक हमने 4 टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है। कौन सी? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, है ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा था, अगला था डिप्रेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और चौथा था ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो ये हमारी होती है क्या, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला लिखते हैं, उसी से हमारी इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, और इसको डिनोट करते हैं आई से, ये बात याद रखना, आई से इसको डिनोट करते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि आई इज इक्वल्स टू, क्या बोला मैंने, कि ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन में मैंने क्या बोला, थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बिल्कुल ठीक है, इतना क्लियर है हमें, है ना। ठीक है, अब हमें पता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मॉलिक्यूलर मास की, है ना, पढ़ा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि वी नो दैट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, पूरा भी लिख सकते हो आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल, या फिर ऐसे लिख सकते हो मॉलिक्यूलर मास, जिसकी वजह से ना इसका एक और फॉर्मूला निकल के आता है। जैसे हम बोलते हैं कि I इज इक्वल टू, हम बोल सकते हैं नॉर्मल और कैलकुलेटिव मॉलिक्यूलर मास अपॉन, क्या बोलेंगे, कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास अपॉन में ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब मेरी बात सुनो कि अगर हमें पता लग रहा है कि हमारा जो सॉल्यूट है वो अंडर कुछ सर्टेन कंडीशंस है, मान लो उसमें हमें पता लग रहा है कि हमारा जो सॉल्यूट है वो या तो एसोसिएशन अंडरगो कर रहा है या फिर डिसोसिएशन को कर रहा है, अंडरगो कर रहा है। ठीक है, तो एसोसिएशन क्या होता है, मॉलिक्यूल्स हमारे एसोसिएट हो रहे हैं। डिसोसिएशन क्या होता है, मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, तो जिसकी वजह से ना हमारे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ना वो उतने नहीं रहते, वो इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे आई की वैल्यू ना कभी भी 1 नहीं आती। समझे हो आप मेरी बात को? हम क्या बोल रहे हैं कि अगर हमारा जो सॉल्यूट है वो अंडरगो कर रहा है एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन, तो उसमें क्या होगा, हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स या तो इंक्रीज करेंगे या तो डिक्रीज करेंगे। बिल्कुल ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होती है ना, आई कैन नॉट बी इक्वल टू 1। ठीक है, आई 1 के बराबर आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये दो वैल्यू सेम हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं सेम हो सकती? क्योंकि जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं ना, तो हमारा जो कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास होता है ना, वो वैल्यू अपनी डिफर कर देता है। ठीक है, या तो वो अपनी वैल्यू कुछ एबनॉर्मल शो करता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अब हमने बोला कि अगर हमारा i इक्वल्स टू 1 नहीं रहता, है ना, यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब अगर हम बोल रहे हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें, तो यही उसका इंपॉर्टेंस है कि ये हमें बता देता है कि
किस हद तक की हमारी एसोसिएशन हो रही है या फिर डिसोसिएशन हो रही है, किस हद तक की हमारी एसोसिएशन हो रही है और किस हद तक की हमारी डिसोसिएशन हो रही है। तो इसको लिखेंगे कैसे? इंपॉर्टेंस क्या बताता है ये? इंपॉर्टेंस हम बोल सकते हैं कि द फैक्टर एक्सप्रेस द एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। तो हम बोलेंगे द फैक्टर एक्सप्रेस द extent of association या फिर dissociation। अब वो हमें कैसे पता लगेगा कि किस हद तक की हो रही है? अगर हमारे, सबसे पहली बात है कि अगर हमारा आई जो है ना वो ग्रेटर देन 1 आई, आई जो है हमारा वो ग्रेटर देन 1 आई, तो हम बोलेंगे कि देयर इज डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। देयर इज डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। अब इसको याद करने की मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगी, ठीक है। अब दूसरे केस में अगर हम बोल रहे हैं कि आई जो है हमारा वो लेस देन आई 1, तो हम क्या बोलेंगे, क्या होगी, यहाँ पे डिसोसिएशन होगी तो यहाँ पे एसोसिएशन होगी। देयर इज एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। बिल्कुल ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, इसकी ट्रिक कैसे आप याद रखो कि आपको पता लग रहा है कि आई को हमने ग्रेटर देन 1 बोला है। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे एसोसिएशन है और यहाँ पे डिसोसिएशन है। ए हमारा छोटा लेटर होता है, डी बड़ा होता है। जब हमारा आई बड़ा होगा 1 से तब हमारा डी आएगा, ठीक है, क्योंकि बड़ा आई 1 से तो डिसोसिएशन होगा। अब आई जब हमारा छोटा है तो ए लेटर डी से छोटा है तो हम बोलेंगे यहाँ पे एसोसिएशन हो जाए। ये जस्ट एक ट्रिक है जो मैं ऐसे मेमोराइज करती हूँ, ये ठीक है। तो हमने क्या बोला, देयर इज डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, और इसमें हमने बोला कि देयर इज एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, हमने किया क्या है। सबसे पहले वेंट ऑफ फैक्टर का हम बताएंगे कि इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय द लेटर आई। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन हमारी ऑब्वियसली इस फॉर्मूले पे पूरी बेस्ड है। क्या बोलेंगे हम कि इट में डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। और ये फॉर्मूला नीचे लिख देंगे। बिल्कुल ठीक है। आगे हम बोलेंगे कि हमें पता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना वो मॉलिक्यूलर मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, जिसकी वजह से इसका एक और फॉर्मूला निकल के आता है कि आई इज इक्वल टू कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। बिल्कुल ठीक है। आगे हम लिखेंगे ना कि अगर हम बोल रहे हैं कि हमारे कुछ सर्टेन हमारी ऐसे सब कंडीशंस हो सकती हैं जिसमें हमारी एसोसिएशन हो रही हो या फिर डिसोसिएशन हो रही हो, तो उसमें हमारा आई विल नॉट बी इक्वल टू 1, ठीक है। क्यों 1 नहीं होगा ये लिखना है, लिखना नहीं तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। क्यों 1 नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास है ना वो अपनी वैल्यू डिफर करेगा, वो एबनॉर्मल मास आएगा, है ना, या फिर डिफरेंट शो होगा कुछ। बिल्कुल ठीक है। आगे हमने बात की कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। इंपॉर्टेंस हम बोल सकते हैं कि हमें ये वेंट ऑफ फैक्टर बताते हैं कि किस एक्सटेंट तक की हमारे पास एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन हो रही है, ठीक है। कैसे बता रहा है, अगर हमारा आई ग्रेटर देन 1 है तो डिसोसिएशन हो रही होगी सॉल्यूट पार्टिकल्स में, अगर हमारा आई लेस देन 1 है तो एसोसिएशन हो रही होगी सॉल्यूट पार्टिकल्स में। सो दिस वाज ऑल अबाउट वेंट ऑफ फैक्टर। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।